तो कुछ लोग सेपरेट और जॉइंट एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा आइल्स के बैंड से हवाले से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन जो विजिट वीज़ा के हवाले से पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या हम विजिट वीज़ा पे अगर फिनलैंड आएँ तो क्या हम उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बैंक स्टेटमेंट के हवाले से है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की कब ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ओवरऑल प्रोसेस में ये पहले भी बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट की आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपने अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है फिनलैंड के लिए। तो जो एडमिशन वाला प्रोसेस है जिसमें आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी में, उस टाइम आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपने इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने वाला प्रोसेस है, उसमें आपने बेसिकली एम्बेसी को शो करना होता है कि आपके पास 1 साल का यहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो मौजूद है। तो एज सेड बैंक स्टेटमेंट आपको एडमिशन वाले प्रोसेस में नहीं चाहिए। जो सेकंड फेज है रेजिडेंस परमिट का, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हम जो हॉलीडेज का टाइम है यहाँ पे जब हमारा सेमेस्टर ऑफ होगा, तो क्या उस टाइम हम फुल टाइम जॉब कर सकते हैं फिनलैंड में। तो कुछ देर पहले तक इस तरह का रूल था कि आप हॉलीडेज के अंदर या जो विंटर ब्रेक आती है या समर ब्रेक आती है उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। बट रिसेंटली जो है वो रूल चेंज हो गया है। अब आपकी एवरेज देखी जाती है या आप ये कह लें कि ओवरऑल आपके नंबर ऑफ आवर्स देखे जाएंगे। कुछ टाइम पहले तक ये रूल था कि आप विंटर वेकेशंस में या समर वेकेशंस में फुल टाइम जॉब कर सकते थे। बट अब आपको स्टिल 30 आवर्स पर वीक की जो लिमिट है वो इस तरह से देखनी पड़ेगी कि आपका जो ओवरऑल आवर्स हैं 1 साल के फॉर एग्जांपल, वो 30 आवर्स पर वीक से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। तो अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए पूरे साल पे कि आप कितने आवर्स 1 साल में काम कर सकते हैं, तो 30 आवर्स पर वीक है। इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें कि 1 महीने में 4 हफ्ते हैं तो 120 आवर्स ये हो गए। और 120 आवर्स को आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं 12 महीनों से तो ये 1440 आवर्स बनते हैं। तो आपके पूरे साल के जो वर्किंग आवर्स हैं वो 1440 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं जब आपकी वेकेशन चल रही हैं, बट लेटर ऑन आपको स्टिल मेंटेन करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप 35 आवर्स या 40 आवर्स पर वीक जॉब कर रहे हैं वेकेशंस में, तो आगे जाके आपको मेंटेन करने के लिए 20 आवर्स या 25 आवर्स पर वीक काम करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो पूरे साल की लिमिट है 1440 फॉर एग्जांपल, आप उससे एक्सीड ना करें। इसके अलावा जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या हम अटेस्टेशन के बगैर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबको यही सजेशन है कि इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाएं और फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कर दें, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दें विदाउट अटेस्टेशन, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी आपको ये कहे कि आप 1-2 वीक के अंदर अटेस्टेड कॉपीज जो हैं वो जमा करवाएं, तो आपके पास फिर उस टाइम पे जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद ना हो। तो सबसे जो बेहतर अप्रोच है वो यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा लें। इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है डॉक्यूमेंट अटैच करवाने का। जो आपने बाद में भी करवाने हैं उससे बेहतर है कि आप अभी करवा लें, क्योंकि जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से और अभी दिसंबर का स्टार्ट है। तो स्टिल आपके पास टाइम है कि आप अभी अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप इस चीज़ पे रहें कि यूनिवर्सिटी मेरे विदाउट अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट अगर एक्सेप्ट कर ले तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप अप्लाई करें और फिर यूनिवर्सिटी आपकी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है या आपको कहती है कि 2 वीक के अंदर अंदर अब आप अपने जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करें, तो उस टाइम पे ऑलरेडी आपके लिए लेट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग इस हवाले से क्वेश्चन पूछते हैं। उन सबको मेरी यही सजेशन है कि आप अटेस्टेशन जल्द से जल्द करवा लें और उसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करें और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें, ताकि आप मेंटली भी जो है वो सुकून में रहें कि आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट करवा के अपलोड कर दिए हैं। तो मेरी सबको यही सजेशन है कि अटेस्टेशन करवाएं और फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। तो कुछ लोग सेपरेट और जॉइंट एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका सेपरेट एप्लीकेशन पीरियड है जो कि ऑनगोइंग है, और मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है या ऑल्तो यूनिवर्सिटी है। तो सेपरेट एप्लीकेशन में आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, बट आई थिंक एक यूनिवर्सिटी में आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट जो जॉइंट एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप मैक्सिमम 6 प्रोग्राम्स में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड जो है वो 3 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। और जो सेपरेट एप्लीकेशन है वो करंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका ऑन गोइंग प्रोसेस है, उस हवाले से मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा आइल्स के बैंड से हवाले से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बैचलर्स की डिग्री में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो 6 बैंड्स हैं वो स्टिल इनफ हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए वो ओवरऑल 6 बैंड्स ही है। बट अगर आपने मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई करना है तो आपका एटलीस्ट 6.5 बैंड्स होने चाहिए आइल्स में। आपको कोशिश ज़्यादा की ही करनी चाहिए क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, बट एटलीस्ट 6.5 बैंड्स आपके होने चाहिए अगर आपने मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन जो विजिट वीज़ा के हवाले से पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या हम विजिट वीज़ा पे अगर फिनलैंड आएँ तो क्या हम उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि ये इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे हों और आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें और वो आपको जॉब दे दें। ये ऐसा जितना आसान नहीं है बट आप कर ज़रूर सकते हैं। इस हवाले से आपको स्क्रीन पे कुछ रिक्वायरमेंट्स भी नज़र आ रही होंगी। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फॉर एग्जांपल मीट करते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो आप स्टिल ये चीज़ कर सकते हैं, बट एज सेड ये इतना आसान नहीं है। और कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं मास्टर्स डिग्री में एडमिशन के हवाले से कि क्या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए जब आपने मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई करना है फिनलैंड में। तो अगर आप अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए तो वहाँ पे आपको 2 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है। बट अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना चाहिए इस पॉइंट पे जब आप फिनलैंड में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट हैं और अप्लाइड साइंसेज की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ की ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 2 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए उस फील्ड का। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ वो ये है कि हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप। तो इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है, ये आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका 3.8 3.9 CGPA था और वो पोजीशन होल्डर भी थे, बट उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका CGPA 3 या 2.9 2.8 था बट उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गया। तो ये आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। इसका कोई एज सच आंसर नहीं है कि आपकी कैसी प्रोफाइल होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो CGPA का जो कंसर्न है बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस हवाले से कि CGPA बहुत अच्छा हो तो ही स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है जिसमें आपका रेलेवेंट बैकग्राउंड भी आ जाता है उस प्रोग्राम के हवाले से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका रेलेवेंट बैकग्राउंड है तो ये भी प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या कोई रिसर्च वर्क किया है ऑलरेडी अपनी बैचलर्स डिग्री में तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है जॉब के हवाले से तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसके साथ साथ जो आपका मोटिवेशन लेटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके चेक कर सकते हैं कि मोटिवेशन लेटर आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। तो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन और स्कॉलरशिप जो है उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो एज सच इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस PhD के एडमिशन से हवाले से भी आते हैं, तो उसमें भी मेरी आप सबको यही सजेशन है कि इस पॉइंट पे जब आपने बैचलर्स की डिग्री कर ली है और मास्टर्स की डिग्री कर ली है और आप किसी मुल्क में PhD के एडमिशन से हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट पे आपको एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, या यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लेनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाके चीज़ों को लेके चलना। तो मेरी उन स्टूडेंट्स को जो PhD के हवाले से एडमिशन की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, सबसे पहले आप studyinfo.fi पे जाएं, वहाँ पे प्रोग्राम सर्च करें, यूनिवर्सिटी सर्च करें। इसके बाद आप इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उनके जो रिसर्च यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ें और देखें कि वो क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं आजकल के दौर में, और फिर उनको अप्रोच करना शुरू करें। तो ये एक तरीका है PhD के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का, जो कोई ऐसा डिफरेंट तरीका नहीं है। अगर आपने मास्टर्स में और बैचलर्स में भी एडमिशन लेना है तो उसकी अप्रोच भी यही है कि आपने studyinfo.fi पे जाना है, प्रोग्राम सर्च करने हैं, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी वहाँ पे आ जाती है। तो आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उनके प्रोग्राम सर्च करें। PhD के भी एडमिशन्स इसी तरह अभी ओपन हो जाएंगे जनवरी में ही,
और इसके अलावा भी अगर एप्लीकेशन पीरियड नहीं चल रहा पीएचडी के हवाले से तो स्टिल आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी रिसर्च के बारे में बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस पॉइंट पे करनी आनी चाहिए, वरना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को आगे लेके चलना। तो आई होप मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाया हूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इंफॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।